अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और मैं हूं हिना न्याजी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से हो चुका होगा और हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से। आज की अच्छी बात यह है कि अक्सर हम लोग बोलते हैं, हमारे अल्फाज जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिन बेशुमार नेमतों से नवाजा है उनमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो ज़बान भी है और आपकी शख्सियत की तर्जमान होती है। जैसी इंसान की सोच होगी वैसी ही उसकी ज़बान बोलेगी। ज़बान का जो सही इस्तेमाल है आपके लिए इज़्ज़त का बायस बनता है और गलत इस्तेमाल माशरे की नज़र में गिरा भी देता है। ये इंसानी जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन इसके जो करिश्मे हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसकी खूबियाँ बहुत हैं और ख़ामियाँ भी बहुत हैं अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी की दिल आज़ारी नहीं करते तो ये कह ले कि ज़बान का सही इस्तेमाल हो गया। और इंसान अगर चाहे तो अपनी आखिरत के लिए बहुत सारी नेकियां भी जमा कर सकता है और चाहे तो अपनी आखिरत बर्बाद भी कर सकता है इस ज़बान की वजह से। ज़बान ही जो है वो आदमी और इंसान के अक्ल और शऊर की सलाहियतों का जो है ना, अगर आप किसी का पता लगाना चाहते हैं तो उनके बोलने से, उनकी गुफ्तगू से। लेकिन इस नेमत का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो तो ये नेमत अल्लाह की नाराज़गी का बायस भी बन जाती है। किसी की दिल आज़ारी अगर हम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है हिना। और सबसे ज़्यादा गलतियां इंसान ज़बान से ही करता है, लिहाजा अक्लमंद लोग अपनी ज़बान को सोच समझकर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ज़ुबान को गलत और बुरी बातों से बचाकर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो ज़बान की हिफाजत भी कहलाता है। और इस्लाम में ज़बान की हिफाजत को बहुत अहमियत दी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक शख्स अपनी ज़बान से अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी वाले कलमात अदा करता है, हालांकि उसके नज़दीक इन कलमात की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उसकी बेखबरी में ही उस शख्स के दर्जात बुलंद फरमा देता है। और एक शख्स अल्लाह को नाराज़ करने वाले कलमात अदा करता है, हालांकि उसके नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह की बेखबरी में ही उसे जहन्नुम में गिरा देता है। इंसान को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे बिलावजह फजूल बोलते रहने से एक इंसान की शख्सियत भी मुतासिर होती है। अक्लमंद इंसान की ये सिफ्त होती है कि वो हमेशा सोच समझ कर बोलता है। और बहुत मशहूर एक कॉल है कि पहले तोलो फिर बोलो। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि अच्छा मैंने क्या बोला, शायद किसी को बुरा तो नहीं लग गया होगा। ज़बान से निकली बात और कमान से निकला तीर जैसे कहा जाता है, कभी वापस नहीं आता। आपके अल्फाज जो है वो आपकी शख्सियत की तर्जुमानी करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपके पास, आप किसी ऐसी महफिल में मौजूद हैं जहाँ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। और अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते या कुछ अच्छी बातें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ अच्छा बोल के किसी का दिल खुश नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें और चुप रहें, क्योंकि चुप रहना भी जो है ना वो इबादत है। वो इससे एक और मुझे बात याद आ गई कि एक चुप 100 सुख। वाह वाह वाह, ठीक है। तो आप जितना बोलते हैं, अच्छा मैं तो जब फ्रेंड्स गैदरिंग में या किसी को बात हो रही होती है, नो, अगर इस टॉपिक पे बात हो जुबान के इस्तेमाल पे, अल्फाज का बेसिकली ये इस्तेमाल होता है, अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए, तो मैं तो आजकल के दौर के हिसाब से अक्सर ये कहता हूं कि आप जितना बोलेंगे आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे अक्लमंद भी दुनिया में बहुत है जो देख लेंगे, सोच लेंगे, परख लेंगे आपके अल्फाज क्या आप यूज कर रहे हैं, उसमें क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो बोलते नहीं है लेकिन पता चल जाता है वो कहना क्या चाह रहे हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल, कम गोई भी एक इबादत है। इबादत है ना, खामोशी भी एक इबादत है। तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बेहतर ये है आप खामोश रहें। वैसे आई एम वेरी टॉकेटिव, और जब ये सुबह टॉपिक डिस्कस हो रहा था तो मैंने ये सोचा कि अब मैं कम बोला करूंगी। ये डिसीजन हिना कई बार ले चुकी है, लेकिन मैं गवाह हूँ कि जिस दिन हिना ऐसा करती है उस दिन हिना नहीं रहती। Really? So I need to be quiet? 2 घंटे चुप बैठूं क्या? 2 घंटे क्या, 2 मिनट बहुत मुश्किल है। लाइक 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है हिना के लिए चुप बैठना ना। बोलने के लिए किसी भी टॉपिक पे बात करें, खुशगवार बनाने के किसी भी बारे में, किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक कुछ भी ले आप, हिना का जो है ना वो कोशिश होती है। कोशिश क्या होती है, ये एक मुझे
मुझे लगता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है जी। कि आप टॉकेटिव होते हैं। मेरा ख्याल है आपकी कोशिश नहीं होती। दिस इज हाउ इन फैक्ट आई एम। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी का बिल्कुल ये हिस्सा है और मैं बहुत टॉकेटिव हूँ। और मुझे लगता है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करते हैं, नहीं, जुबान का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी श्योर, ठीक है, जुबान का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कोयटा के हाजिर सर्विस लेविस एहलकार गुल काकड़ से आपको मिलवाते हैं, जिनका अनोखा शौक है। और वो शौक ये है कि वो पुरानी और नायाब घड़ियों और रेडियोस को स्टोर करते हैं। तो बहुत बड़ा जखीरा है उनके पास। जखीरा है। और मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा सुनो टीवी मुहिबुल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवा रहे हैं कोयटा के गुल काकड़ साहब से। गुल काकड़ साहब ने अपने लिए एक म्यूज़ियम जो है बनाया हुआ है। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत पुरानी जो घड़ियाँ हैं और साथ ही में जो टेलीस्कोप है यहाँ पे पड़े हुए हैं इस म्यूज़ियम में। और रेडियो जो है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी यहाँ पे जो रेडियोज़ है। और घड़ियाँ जो है वो काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो गुल काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि वो इस म्यूज़ियम के हवाले से क्या कहते हैं और कितना अरसा लगा इनको घड़ियों को, टेलीस्कोप को, रेडियो को यहाँ पे जमा करते हुए, और किन किन ममालिक से ये मंगवाते हैं असल में ये चीज़ें। आज गुल मोहम्मद काकड़ साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब आपका टाइम देने का सुनो टीवी को। सर, कितना अरसा लगा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में और शौक कैसा हुआ आपको? जी, शौक़ तो मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही था। रेडियोज़ के साथ लगाव था मेरा। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद फिर मैंने क्लॉक्स का भी शौक़ रखा और कलेक्ट करना शुरू की, और आज करते करते उसने म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार की। तकरीबन ये 20वां साल स्टार्ट हुआ है इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करने में। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जिसमें इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस ये सारे क्लॉक्स मैंने मंगवाई हैं। क्लॉक्स में पॉकेट वॉच से लेकर फिर ग्रैंडफादर क्लॉक्स तक जितनी मॉडल्स आए सबकी मेरे पास कलेक्शन है। तो इसमें आपके पास घड़ियाँ कितनी पुरानी इस वक्त आपके पास पड़ी हुई हैं? जो पुरानी, सबसे पुरानी घड़ी है वो 1820 की है। और फिर इस तरह 1850, 1880 की काफ़ी घड़ियाँ हैं। जो ग्रैंडफादर क्लॉक्स कहते हैं ये 8 फीट वाले। फिर लास्ट में 1950-1960 तक की आ जाती है घड़ियाँ। और रेडियोज़ की जो कलेक्शन है वो 1940 से 1955 तक की रेडियोज़ की कलेक्शन है। और टेलीस्कोप्स में जो सबसे पुराना है वो 1880 का है, इंग्लैंड का, जो उसी ज़माने में शिपों में की इस्तेमाल में होती थी। फिर 1920 तक की ज़माने की कलेक्शन है टेलीस्कोप्स की। और इसी तरह ग्रामाफोन्स जो है वो तो 1930 की टेक्नोलॉजी थी, उसकी कलेक्शन वो सारी 1930-1935 के ज़माने की है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा आपने यहाँ पे काकड़ साहब की बात सुनी कि गुज़श्ता 20 सालों से अपने लिए मैं ये कीमती घड़ियाँ, रेडियोज़ और टेलीस्कोप जो है वो जमा कर रहा हूँ। काकड़ साहब के मुताबिक कि बचपन से ही और स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे एक शौक़ था कि मैं अपने लिए एक छोटा सा म्यूज़ियम जो है बना दूँ, चाहे वो रेडियो का, इसमें रेडियो हो, घड़ियाँ हो, टेलीस्कोप हो। तो उनका ये भी कहना था कि जब भी यहाँ पे कोई आता है मेरे म्यूज़ियम में तो वो हैरान भी हो जाता है। और जो शौकीन लोग होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, और मैं मुख्तलिफ ममालिक से जो है इनको मंगवाता हूँ टाइम के साथ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेरे पास पड़ी होती हैं, और मैं यहाँ पे अपना दिन जो है यहाँ पे वो गुजारता हूँ। काकड़ साहब के मुताबिक कि इस वक्त मेरे पास जो है 1820 की जो है वो वॉच घड़ी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। वो मुख्तलिफ जो उस टाइम के नामवर शख्सियात जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग थे वो उनके घरों में होते थे या पहनते थे। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कोयटा की इस काकड़ साहब के म्यूज़ियम में यहाँ पे पड़ी हुई है बहुत सारी। यहाँ पे सदाम आपको दिखाएंगे पेनिंग करके। इसमें रेडियोज़ भी है, इसमें जो है घड़ियाँ भी हैं, इसमें टेलीस्कोप भी है। तो ये था नाजरीन कोयटा की जो आज शख्सियत थी हमारे पास, काकड़ साहब, गुल काकड़ साहब। तो इसने यहाँ पे बहुत सारी तारीख़ी जो चीज़ें हैं अपने म्यूज़ियम में यहाँ पे वो रखे हुए हैं। जी
थैंक यू सो मच मुहिबुल्ला खान। और काकड़ साहब की जो क्लॉक्स की कलेक्शन है, रेडियोस जो उनके पास हैं, फिर 1820s की एक घड़ी उनके पास मौजूद है, एंटीक विंटेज चीजें बिल्कुल। और जमील, कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं होता। वैसे आपको कोई ऐसा शौक है कि कोई पुरानी चीजें इकट्ठी आपने करके रखी हो? किसी को टिकट्स का होता है, किसी को कार्ड्स का होता है, किसी को करेंसी कलेक्ट करने का शौक होता है, मुझे पुरानी यादें इकट्ठी करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकता। You live in the past. आप उन यादों के सहारे जीना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं माजी की गलतियों से सीख के फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, कितनी पोएटिक बात आपने की है, कितनी जो है ना फिलोसॉफिकल अप्रोच है आपकी। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू इनाम, थैंक यू। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अल्फाज का चुनाव अच्छा करते हुए आगे बढ़ते हैं और मुन्नू भाई का जिक्र करते हैं। मुन्नू भाई की आज बरसी है जनाब, और उनको जो है वो मिलके ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तवील अलालत के बाद 19 जनवरी 2018 को 85 साल की उम्र में वो लाहौर में इंतकाल कर गए थे, और आज उनकी पांचवी बरसी है। बिल्कुल, तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। मुनीर अहमद कुरैशी अलमारूफ मुन्नू भाई 6 फरवरी 1933 में वजीराबाद में पैदा हुए। कम उम्री में ही अदब से लगाव हुआ। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज अटक पहुँचे तो सियासत में सरगर्म होने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया। मुन्नू भाई ने सहाफती करियर का आगाज रावलपिंडी के अखबार तामीर में ऊट पटांग के नाम से बतौर कॉलम निगार किया। अमरोज अखबार में नज्म भेजी तो उस वक्त के मुदीर अहमद नदीम कासमी ने उन्हें कलमी नाम मुन्नू भाई से नवाजा। रोजनामा अमरोज में मुन्नू भाई ने गिरेबान के नाम से कॉलम में अवामी मसाइल को उजागर करना शुरू किया तो उनके अंदाजे तहरीर को पसंद किया जाने लगा। उनके लिखे सोना चांदी, झोंक स्याल, दश्त और अजायब घर जैसे ड्रामों ने खूब शोहरत समेटी। मुन्नू भाई की तसानीफ में अजय कयामत नहीं आई, जंगल उदास है, फलस्तीन फलस्तीन, मोहब्बत की 101 नज़में, इंसानी मंजरनामा शामिल हैं। उनकी पंजाबी नज़में भी काफी मकबूल हैं। दुनियाए सहाफत में गरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले मुन्नू भाई 19 जनवरी 2018 में हार्ट अटैक के बायस खालिके हकीकी से जा मिले थे। और जमील, अगर हम बात करें सोना चांदी ड्रामे की, तो मुसव्विर जो थे उनके यही थे, और बहुत ज़बरदस्त वो ड्रामा था पीटीवी का। आपको तो हैरानगी हुई होगी है ना? मुझे हैरानगी हुई। सोना चांदी अपने वक्त का बहुत मशहूर ड्रामा है, बहुत पसंद किया जाता था। और वो कैरेक्टर्स, वो जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टराइजेशन उस वक्त होती थी, और उसमें जो एक विट हमें नजर आती थी, ह्यूमर नजर आता था, और एक साउंड मैसेज होता था। बिल्कुल बिल्कुल मैसेज दिया जाता था। आई विश कि अभी भी उस तरह के ड्रामास बनने, उस तरह के सब्जेक्ट पे जो है अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे आई विश कि मैं भी देख सकती, काश, लेकिन YouTube पे है अगर आप देखना जी मैंने बिल्कुल देखा है, YouTube पर ही देखा है, और बड़ा अच्छा था। उसमें जो एलिमेंट विट का, ह्यूमर हमें नजर आता था। आई विश कि आज भी उस तरह के सब्जेक्ट्स पर ड्रामे बने और उसी तरह से उनको केटर किया जाए, लाइटर नोट पे हम एक बहुत साउंड मैसेज दे दें, तो क्या ही बात है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अदाकार सुधीर, जिनका असल नाम शाहजमान खान आफरीदी था। 1922 को लाहौर में पैदा हुए और आज उनकी 26वीं बरसी है। जो कैरेक्टराइजेशन अगैन आई वुड से होती थी, जो कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, और फिर लाला के नाम से मशहूर हो जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोगों के लाला सुधीर बहुत फेवरेट हैं और थे भी। और आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी बर्रे सगीर में इसकी तोती बोलती थी। मैं अगर मैं एक सही वर्ड यूज कर सकूं उस वक्त के हिसाब से, तोती बोलती थी। अब आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इतना जवाल का शिकार है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी और उस वक्त तो हिना लोग लाइंस में खड़े होके टिकट्स के हसूल के लिए कई घंटे वो खड़े रहते थे कि हमें टिकट मिले और हम वो फिल्म देखें, और कई हफ्ते कई महीने वो फिल्म लगी रहती थी। और लाला सुधीर ने मैडम नूरजहां के साथ जो फिल्म दुपट्टा में एक्टिंग की, इनक्रेडिबल भाई, कमाल। और उनकी जितनी भी फिल्म्स हैं, वो एक्टर्स जो होते थे वो मुझे लगता है कि मेहनत भी करते थे और फिर वो मेथड एक्टिंग की तरफ वो लोग ज्यादा थे। आजकल के एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं कुछ, और बहुत जो है ना मेहनत करते हैं। और मुझे लगता है जमील, अब हमारा अगर हम बात करें अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, तो रिवाइवल स्टार्ट हो गया सिनेमास का। और अगर कुछ हाल ही में जो फिल्में बनी हैं, लेकिन हिना मुझे उसमें
उसमें भी मुझे कोई कमी नजर आई? सब्जेक्टिव अप्रोच नजर नहीं आती। लाइक एक ही तरह की सारी स्टोरीज हैं। जी, you're right. To some extent you're right, but what I personally believe कि रोमांटिक कॉमेडी बनाने की ना कोशिश की जाती है, हर फिल्म में उनकी ये कोशिश होती है, और मुझे लगता है कि हमारे अवाम इतने डिप्रेस्ड हैं कि उनको ये एलिमेंट, कॉमेडी का जो एलिमेंट है ना, वो अट्रैक्ट भी ज्यादा या फिर हमें ये कहना चाहिए कि जो बिकता है जारी बात है वही बनेगा ना, जो बिल्कुल बिल्कुल, जहां हम बड़ी स्क्रीन के सितारों की स्टार्स की बात कर रहे हैं, वहीं वो गुलकारी जो इसको चार चांद लगाती है, और वो गाने उस वक्त के जो आज भी कानों में रस खोलते हैं। आज हम बात करेंगे गुलकारा महनाज की। गुलकारा महनाज की जो है वो आज बरसी है। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, इट्स ब्यूटीफुल। ना मैं तो ये सोच रहा था, जिस तरह मेरी यादें ताज़ा हो रही थी बचपन की, पीटीवी पर ये गाने लगते थे, तो काश आप भी थोड़ी बड़ी होती तो आप भी पीटीवी पर ये गाने देखती और आपको भी सेम फीलिंग, और पैनल पे बैठे हुए लोग भी इस टाइम इतना एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये गाने सुने हुए हैं, और मैं अगर आपको एक और बात बताऊं कि अगर मैं अपनी प्लेलिस्ट की बात करूं तो उसमें मुझे बहुत पुराने गाने पसंद हैं, बहुत क्लासिक, तो वो उसका ताल्लुक तो रूह से होता है ना। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर वो बचपन में पीटीवी पे जो ड्रामास लगते थे ना जी, और उसमें लाइक ऐनक वाला जिन लगना, मैंने देखा है, फिर ये गाने लगना, नूरजहां के गाने लगना, देहनाज के गाने लगना, महनाज बेगम कहा जाता था जी, तो ये चीजें आपने मिस कर दी ना, पुराने गाने। लेकिन देखें आपके हिना को फिर भी ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और जब भी इस पर बात होती है हिना कहती है कि इनके जो लिरिक्स हैं वो मीनिंगफुल वो लिरिक्स हैं। तो यही बात है हिना, समझने की बात है। और अभी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत पुराने हैं लेकिन वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अच्छा, आजकल तो फिर सियासी गाने बहुत आ गए ना। वो तो बात करेंगे, वो तो हम गा भी नहीं सकते, हमारे साथ होंगे, और जो सियासी गानों ने अवाम को कितना गुमराह किया, इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ होंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। नाज़रीन, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह की लंदन रवानगी और फवाद चौधरी का 10 से 15 रोज में हुकूमत गिराने का दावा। दूसरी जानिब कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर जमातों की आपस में जो ठन गई, तनाज़ात चल रहे हैं। मेयर कराची कौन बनेगा, एक बड़ा सवाल। और निगरान वज़ीर आला के मामले में ताख़ीर क्यों है, ये डेडलॉक अभी तक क्यों कायम है। और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी हालात अबतर हो चुके हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जी। मुझे एक बात बताएं, पहले जब आपने मुझे जो सवाल करना है वो तो मैं बाद में जवाब दूंगा। जी। मुझे बताएं ये क्या यहाँ पे सुबह सुबह आपने इतने अच्छे अच्छे गाने सुना दिए जी, और ऊपर से कह रही है कि जनाब मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, जी वो दिन अपनी हो मेरी जिंदगी का। एक किन्नू कह रही है? सर मुझे लगता है किसी सियासी जमात को ही कह रही होगी सर, जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि खुल के इजहार तो कर नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों में, इर्द गिर्द के दोस्तों में तो सभी वो लोग हैं जो डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। होल्ड ऑन जमील, एक मिनट ठहर जाओ। अभी थोड़ी देर पहले आप भी एक बात कह रहे थे कि आपने गलतियों से बहुत सीखा है। क्या सीखे हैं? अब दे आप जवाब जमील। राज साहब, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने माजी की गलतियों से जितना कुछ भी सीखा है ना, वो ये सीखा है कि गलतियां दोहरानी चाहिए। गलतियां तो अच्छी होती हैं। जैसे कहते हैं ना, यू टर्न तो अच्छे होते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं, उसी तरह गलतियां भी अच्छी होती हैं। That's your take on this, दीन। सर लेकिन कराची की सूरत हाल पे क्या कहेंगे सर? गलती पे गलती कहा जाएगा या फिर जानबूझकर ये सारी सूरत हाल चल रही है? क्योंकि आप देखें कि रिजल्ट्स रुके, फिर रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेयर के लिए जोड़ तोड़ का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, और रात गए हमने देखा कि इतनी हंगामा आराई हुई। क्या कहेंगे आप, क्यों हो रहा है ये सब? अच्छा देखिए जमील, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा एक बात करता हूँ और आज भी ये बात कहूंगा
जब तक पॉलिटिशियंस जो है ना, ये तो एक छोटा सा इलेक्शन था, इट वाज अ वेरी स्मॉल, मतलब इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं होता। लेकिन देन अगेन व्हेन इट कम्स टू जनरल इलेक्शंस, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन में जाने से पहले सब कहते हैं ना जी इलेक्शन करा दो, हर चीज का हल जड़ा इलेक्शन है, ठीक है। सो द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग इज इलेक्शंस, दिस इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग, राइट। नाउ माय टेक ऑन दिस थिंग इज कि अगर इलेक्शंस करवाने हैं ना तो जरूर करवाएं, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शंस करवाएं। लेकिन जब तक ये पॉलिटिशियंस सारे पॉलिटिशियंस जब तक मिलकर बैठकर TORs बनाकर, एजेंडा बनाकर के इलेक्शन किस तरीके से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ये नहीं करेंगे, इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आप एक छोड़ के 10 इलेक्शन करवा ले, कोई हल नहीं निकलेगा, और ये अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसी तरह रहेगी। सो वी नीड ऑल पॉलिटिशियंस हैव टू सिट टुगेदर। अगर नहीं बैठेगा तो फिर यही है कि डंडे सोटे नाल बिठा लो। राणा साहब बहुत अच्छी बात की आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत प्रैक्टिकल आपने बात की है, क्योंकि इन दी एंड हल यही है। लेकिन वो तमाम सियासी जमातें जिनको हम एक्सपीरियंस्ड कहेंगे, पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सियासत को उन्होंने संभाला हुआ है, अगर वो आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, अगर वो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं, तो वो इस वक्त की ऑपोजिशन के साथ बैठ के TORs क्यों नहीं बना सकते, या वो क्यों नहीं बनाना चाहते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्यों नहीं बनाना चाहते, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि दे आर गेटिंग अ माइलेज आउट ऑफ इट। दे आर नॉट गेटिंग अ माइलेज आउट ऑफ इट, यू नो, द टाइम इज रनिंग, द टाइम इज टिकिंग। ये नहीं समझ रहे इस चीज को। एक चीज जो है बिल्कुल इनकी समझ में नहीं आ रही कि यार द पॉइंट इज डिफरेंट। जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज वेरी सीरियस, एंड I'm understating this word, आप ये बड़ा कोई मेरे ख्याल में थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए सीरियस की। ये इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और इसको एड्रेस नहीं कर रहे। और अगर ये बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस और जो भी आप नाम दे दें इनको, जनाब के पिछले 50 साल से यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंड इफ दे कैन नॉट एड्रेस दिस इकोनॉमिक इशू जो कि 99% लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो अगर ये नहीं इसको एड्रेस तो बिलीव यू मी इसके बाद कोई हल नहीं रहेगा। ये सबको डंडे सोटे से ही बिठा सकते हैं फिर आप, और फिर कोई हल नहीं रहेगा। लेकिन खुद बैठ जाए तो नथिंग लाइक इट। सर डंडे सोटे तो एपॉलिटिकल हो गए, अब क्या करें फिर? एपॉलिटिकल फिर कितनी देर तक एपॉलिटिकल रहेंगे? देखे ना, तो इसके साथ लिंक्ड है ना। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी तो सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। एब्सोल्युटली। तो जब इंटरलिंक्ड तीनों चीजें, तो वो कब तक एपॉलिटिकल रह सकेंगे? वो तो बैठे हुए अभी एपॉलिटिकल होके, लेकिन कब तक? जी राणा साहब, मेयर कराची के लिए रस्साकशी जो है वो जारी है। व्हाट डू यू थिंक, कराची का मेयर कौन बनेगा? देखें, पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। पीपल्स पार्टी जो है एक वाइटल रोल प्ले करेगी। टू बी ऑनेस्ट, तो अगर देखा जाए, और रियलिटी ये है कि ठीक है, जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जमात इस्लामी ने एक वेव क्रिएट की है एक मरतबा फिर कई सालों के बाद। बट देन अगेन, आप बुरी गवर्नेंस है, करप्शन है, जो भी कहते रहे पीपल्स पार्टी के बारे में, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो असर्ट कर रही है आज भी वहां पे असर्ट कर रही है सिंध के अंदर, और वो ही वहां पे दे विल बी कॉलिंग द शॉट्स व्हेन इट कम्स टू द मेयर। थोड़ी केपी असेंबली की बात करते हैं राणा साहब। केपी असेंबली में तहलील कर दी गई है, तो क्या हुकूमत अब ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी, और क्या आपके ख्याल में अब इलेक्शन की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है? ठीक है, इलेक्शंस जो है फिर वही बात है। आप केपी की असेंबली तोड़ दें, आप पंजाब असेंबली तोड़ चुके, आप गिलगित बल्तिस्तान तोड़ दें, उनकी असेंबली तोड़ दें, आप अल्टीमेटली नो कॉन्फ्रेंस ले आए सेंटर के अंदर, बात फिर उधर ही आ जाती है, वहीं पे आके रुक जाती है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ।
कि जब तक आप ठीक है इलेक्शंस करवा लें आप, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शंस की एक वेव बनी हुई है, एक सब लोग चाहते ही हैं इलेक्शंस हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मुझे आई बीन लाइक मेरा कोई काम नहीं है और जर्नलिज्म के अलावा, आई एम नॉट इनटू एनी बिजनेस, आई जस्ट डू जर्नलिज्म, ठीक है, all these years I have been doing journalism, almost like 3 decades. लेकिन the point is कि आप मुझे बता दें कि इलेक्शन जरूर कराए, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सब बातें ठीक है, लेकिन उसका आगे वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इस वक्त एक फूड सिक्योरिटी का बहुत सीरियस इशू है जी, दिस इशू फूड सिक्योरिटी व्हिच इज राउंड द कॉर्नर। अरे वेस्टर्न बॉर्डर्स में अगले कुछ हफ्तों में एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमारे इंटरनल इश्यूज जो है इकोनॉमिक्स के वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे 5,000 डॉलर की एलसी नहीं खुलती, यहाँ पे टेक्सटाइल वाले रो पिट रहे हैं, और वो जनाब बाकी जो बैठे हुए लोग वहाँ पे 165 मर्सिडीजें मंगवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे जा रहे हैं आप? सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बैठ जाए सारे पॉलिटिशियंस, जरूर कराएं इलेक्शन। सर, ये सियासी कुर्बानी देगा कौन? मौशी हालात में बेहतरी के लिए कौन देगा ये कुर्बानी? ना, इसमें कुर्बानी की बात नहीं है, ये भी इन्हीं की फेवर में है। मैं आपको सीरियसली अल्टीमेटली ये भी इन्हीं की फेवर में है। अगर ये बैठ जाएंगे ना, तो ये बैठ के अगर कहेंगे ना जनाब कि ये इस तरह इलेक्शंस होंगे, ये तरीका कार होगा इलेक्शन करने का, कराने का, ये सब खुश रहेंगे। नहीं होंगे, डंडा छोटा होगा ना, आप यकीन माने अगर कल को सुपोजिटली चले, मैं एक सिनेरियो पेंट करता हूँ, कल को यहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाती है, कोई ऐसे इकोनॉमिक इमरजेंसी कोई चीज है नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे मेरे नहीं ख्याल, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देन अगेन अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाती है, ये सब लोग, सारे पॉलिटिशियंस एक ही कंटेनर पे खड़े होकर कहेंगे नहीं जी जमहूरियत बहाल करो। जी आप जी बिल्कुल, ये उस स्टेज से उस नहज तक मत जाएं आप उससे बैठे सारी चीजें सॉर्ट आउट करें और जनाब आगे चले। और वही बात है जो जमील ने की थी कि माजी की गलतियों से सीखे, और ये तो दोबारा रिपीट करें, अगर दोबारा रिपीट की फिर मसला हो जाएगा। सर, मैं राणा साहब, वो आपने जब मेरे से ये सवाल पूछा तो जो मैंने उसका एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया था, वो मेरा इशारा इसी तरफ था। आपने मुझे कहा माजी गलतियों से क्या सीखा, तो माजी की गलतियों से ये सीखा कि वो गलती। जी नहीं जमील, आई वाज नॉट बोर्न यस्टरडे, मुझे पता है तुम क्या नहीं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा था, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा था सर, सीरियस कह रहा हूँ, क्योंकि ये वही गलतियां दोहराते हैं जो पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे जमील, वो पॉलिटिशियन थे जिनकी आप बात कर रहे थे? इस टाइम तो हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। राणा साहब, इसने फौरन स्टेटमेंट बदल ली है। राणा साहब बदल ना, देखो ये ब्लश कर रहा है इस वक्त, Exactly. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राणा साहब। मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की रवानगी फिक्र हो रही है बहुत ज्यादा कि वो लंदन क्यों गए हैं, क्या डांट खाने गए हैं? मुझे राणा साहब की फिक्र नहीं हो रही मुझे राणा साहब की फिक्र नहीं हो रही, मुझे हमारे राणा साहब की ज्यादा फिक्र है क्योंकि वो जो एक दबंग तज्जिया देते हैं ना, उसके बाद मुझे हमारे राणा मुबशिर साहब की फिक्र है। राणा सनाउल्लाह साहब लंदन रवाना हो चुके हैं, और आपके ख्याल में हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली क्या हो सकती है? नवाज शरीफ से मुलाकात में क्या मजीद फैसले आपके ख्याल में मुतवक्के हैं, और कोई डांट डपट वाला मामला तो नहीं? हाँ जी, मिलने गए हैं या डांट खाने गए हैं? दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें होंगी। राणा सनाउल्लाह साहब के साथ डांट भी होगी, लाड प्यार भी होगा राणा साहब के साथ, राणा सनाउल्लाह साहब के साथ, और अगली स्ट्रेटजी भी इवॉल्व क्या करनी है वो भी होंगी, सारी चीजें होंगी। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब इस चीज के लिए मेंटली तैयार होके गए हैं, डांट डपट के लिए भी, लाड प्यार के लिए भी, और अगली जो स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए भी तैयार होके गए हुए हैं। अब मरियम बीबी ने री लॉन्च होना है यहाँ पे, री लॉन्च, शी विल गो फॉर अ री लॉन्च ओवर हियर। अब री लॉन्च में क्या what are they going to sell to the as a politician, what are they going to sell to the masses? That's yet to be seen, ठीक है, क्योंकि जब तक एक दबंग तरीके से मरियम बीबी री लॉन्च नहीं होगी, it's going to be a situation for मरियम बीबी and PMLN। अगर री लॉन्च प्रॉपर तरीके से ना हुआ तो एक इशू बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो कुछ कर रहा है, he has got to lose।
उसके पास क्या है वो लेकिन राणा होता जा रहा साहब है। रीलॉन्च किस तरह से होंगी? उनकी पार्टी के अपने अंदर ही इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। अगर ख्वाजा साद रफीक साहब की बात की जाए तो किस तरह से वो रीलॉन्च होंगी? साद रफीक साहब ने वो तो एक बार फिर बोल पड़े हैं जी। सियासी खानदानी सियासत के खिलाफ। देखे, ख्वाजा साद रफीक की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ख्वाजा साद रफीक की मैं इज्जत करता हूँ एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ पर्सन ऑल्सो। ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ ख्वाजा साद रफीक की। मैं मेरे ख्याल में आखिरी दफा उनसे मिला हूँ आज 20 साल पहले, लेकिन देन अगेन मैं इज्जत अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन ही इज राइट, ही इज 200% राइट। ऐसे नहीं हो रहा, किसी जगह पे भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे किसी को जो उस देखिए, साद रफीक की फैमिली ने सफर किया है, सिर्फ साद रफीक ने नहीं, साद रफीक की फैमिली ने सफर किया। साद रफीक ने सफर नहीं किया, साद रफीक ने सिर्फ कुर्बानियां नहीं दी, साद रफीक की पूरी फैमिली ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, लेकिन साद रफीक को जो मिलना चाहिए था शायद पॉलिटिक्स में किस लिए आता है बंदा? वो थे रेवड़ियां खाने नहीं आता ना पॉलिटिक्स में, ऑब्वियसली इसलिए आता है कि आप उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले, कोई ना कोई ऑफिस मिले, कोई ना कोई ओहदा मिले। ठीक है, तो इसीलिए डंडे सोटे खाते हैं ना, इसीलिए मारे खाते हैं, इसीलिए टफ टाइम गुजारते हैं। तो अगर देखा जाए तो साद रफीक को वो चीजें नहीं मिली जो साद रफीक डिजर्व करता था, जो उसकी कुर्बानियां थी। और मेरा नहीं ख्याल आइंदा भी आने वाले दिनों में उसको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। और उसके साथ और कई लोग ऐसे हैं साद रफीक के साथ, मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर, मुस्लिम लीग नून की सियासत से आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं। कभी उनकी सियासत ठीक भी होती है मुस्लिम लीग नून की, कभी उनके इकदाम ठीक भी होते हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी सियासत से डिसएग्री भी करें तो कई लोग ऐसे हैं जो कि खड़े हुए लाइन में, लेकिन उनको सच वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। सो दैट्स हाउ इट इज, बट दिस इज नॉट ओनली इन नून लीग, ये हर जगह पे है, ये सिर्फ नून लीग नहीं है, ये हर पार्टी में है। बिल्कुल राणा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मुझे ख्वाजा साहब की बात आज भी याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़े केसेस बन रहे थे, वो नाम नहीं दोहराना चाहता मैं, जब केसेस बन रहे थे तो ख्वाजा साहब ने एक बड़े अल्फाज बोले थे, मैं कहूँगा बड़े सियाने अल्फाज बोले थे। एक तो उन्होंने बोला था हम लोहे के चने हैं, चबाने की कोशिश ना करो। और दूसरा उन्होंने इमरान खान साहब को एक पैगाम दिया था, स्टिल रिमेंबर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो हरकतें ना करें कि एंड में आपको वो मछली ना बने कि एंड में पत्थर चाट के आपको वापस ही आना पड़े। तो आप देखें कि इमरान खान साहब भी जिस तरह यूटर्न्स ले रहे हैं, तो इन दी एंड इन तमाम सियासी पार्टियों को जमहूरियत की बका के लिए और मुआशी तरक्की के लिए और अवाम के लिए मिल बैठकर ही फैसले करने पड़ेंगे। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज़किये के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। अभी हम सर, लेकिन राणा साहब मुझे याद आ गया जाते जाते, बस कर दे जो मुझे जाते जाते याद आ गया, आपका पार्सल मिल गया था आपको? जी राणा साहब, मिल गया होगा, आई एम श्योर आपको आ गया था। अच्छा राणा साहब, ये आपके चेहरे के जो तासुरात है वो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, मिल गया, वाकई मिल गया मुझे। सर, मैं आपको दिखा, सर यू आर ब्लशिंग। I will blush for something else, but not for the parcel. राणा साहब, पार्सल अगर मैं ब्लश करूंगा तो किसी और वजह से करूंगा, किसी और। मुझे यही लग रहा है कि जो ब्लश कर रहे हैं किसी और वजह से कर रहे हैं। आपको पार्सल नहीं मिला? मिल गया भाई, मिल गया। किस तरह से राणा साहब बताएं? ओके मिल गया। खालिस देसी घी में बना राणा साहब खा के डोडा प्लीज जरूर सोनलवा, क्या था? डोडा सोनलवा और पतीसा। राणा साहब खा के जरूर बताइएगा। तो मैं सीरियसली मैं शेयर करता हूँ तुमसे, अभी मैं खोला नहीं है, रात ही को आया। अच्छा, ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राणा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें शामिल करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमारी बहुत सारी खबरें जो है ना वो दुबई से होती हैं। तो आज की भी क्या वो आप खबर दे, मैं बाद में I got your point, चुप रहे आप। एनीवेज जी, पहली खबर है दुबई से। दुबई में ड्राइविंग के दौरान खाने पीने ही नहीं बल्कि मेकअप करने वाली खवातीन पर भी अब भारी जुर्माना होगा। इतना कहलवाना था मैंने आपसे, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, ठीक है? Okay. दुबई से ज्यादा खबरें इसलिए आती हैं जनाब क्योंकि दुबई जो है वो हिना का बहुत ज्यादा फेवरेट है।
और दुबई हिना के लिए ऐसे है कि बस जाओ तो आ It's जाओ। like second home. It's like second home. It's a yeah. second home. एक दिन तो- के लिए भी मैं जाना पसंद करूंगी और कि फिर अगर ये मैं जाऊं और वापस आ मेकअप जाऊं। वाली ये जो मेकअप वाली खबर आ गई है सामने, तो ये हिना अब आप गौर से सुने कि अब होगा क्या उन खवातीन के साथ जो दौरान ड्राइविंग मेकअप करेंगी। दुबई में गाड़ी चलाते हुए सिगरेट नोशी और खाने पीने समेत मेकअप करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने वाले पर न सिर्फ 800 दिरहम जुर्माना होगा बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस पर 4 ब्लैक टैक्स भी लगा दिए जाएंगे। तो हुकाम का ये कहना है कि खाना पीना ड्राइवर्स की तवज्जो हटा सकता है, इसलिए ड्राइवर्स अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखें और किसी भी ऐसी सरगर्मी से गुरेज करें, यूं थोड़ी टचअप्स करने से भी वो गुरेज करें। Look at that woman. लिहाजा यूएई में ये काफी आम है कि ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए कॉफी पीते हैं या कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, खास तौर पर सुबह के वक्त जब लोग अपने काम की जगह पर पहुंचने की जल्दी में होते हैं। तो कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो दौरान ड्राइविंग मेकअप कर रही होती है। बिल्कुल तो आपने इसलिए सही कहा आपने अब जब जाना है तो आप अगर इफ यू ड्राइव देयर तो आपने ड्राइव करते हुए मेकअप बिल्कुल नहीं कि करना। अगर मैं दुबई में अब जाऊं और मैं ड्राइविंग कर रही हूं तो मैंने वहां पे लिपस्टिक मस्कारा, अच्छा अक्सर ऐसा होता है, खैर मैं तो वहां पे ड्राइव नहीं करती, लेकिन खवातीन को ये देखा जाता है कि ड्राइव करते हुए अपना मस्कारा लगा रही होती हैं या फिर लिपस्टिक के टचअप्स कर रही होती हैं या फिर वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुकी या होती फिर है तो शीशा उनको बहुत देख रही होती हैं। शीशा बहुत देख रहे होते हैं, बाल अपने Back बार बार mirror। ठीक कर रही होती है, बालों का भी एक बहुत साइंस है, उनको लगता है कि उनके बाल खराब हो रहे हैं, लेकिन आप ये खवातीन का होता है ये बहुत ज्यादा प्रीव्यू देखना, बहुत ज्यादा शीशा देखना, मतलब उनका होता है ये, तो चलता है, ठीक है, ठीक है। That's natural, It's I okay. believe. It's okay. It's not natural, but it's okay. आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिस्री हुकूमत की। मिस्री हुकूमत ने अपनी शहरियों को सस्ती रोटी फराहम करने का सोच लिया है जी। अरे वाह, शहबाज शरीफ साहब याद आ गए, क्या खबर है? दुनिया को जी। महंगाई का सामना है, ऐसे में मिस्र की हुकूमत ने शहरियों को रियायती निर्खों पर सस्ती रोटी फराहम करने का ऐलान किया है। मिस्र की हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने शहरियों को सब्सिडी सिस्टम के तहत रियायती कीमत पर रोटी फराहम करने का ऐलान किया है और मिस्र के वजीर खुराक जो है उनका कहना है कि ऐसे मुकामी शहरी जो रोटी की सब्सिडी सिस्टम का हिस्सा नहीं है उन्हें भी 90 ग्राम की रोटी असल लागत पर फराहम की जाएगी, जिसके लिए उन्हें प्रीपेड कार्ड्स जारी किए जाएंगे। तो वजीर खुराक का यह भी कहना था कि अभी तक रोटी की कीमत मुतय्यन नहीं की गई, ताहम ये 1 मिस्री पौंड से कम ही होगी और इसका आगाज जारी हफ्ते में ही मुतवक्की है। हुकूमत का गंदम की नई फसल की कटाई के बाद 40 लाख टन गंदम खरीदने का मंसूबा भी है, जबकि गुज़श्ता साल 4.2 मिलियन टन गंदम खरीदी गई थी। मुझे इस खबर से हिना दुबई की ही एक खबर याद आ गई। जो रोटियां देने का उन्होंने फैसला किया है, नहीं वेंडिंग में ब्रेड मशीन्स लगा दी उन्होंने, वेंडिंग मशीन जिसको कहते हैं, तो उसमें रोटी भी है, ब्रेड भी है, डिफरेंट 3-4 ऑप्शंस हैं, नान भी हैं, बिल्कुल। और हमने अपने प्रोग्राम में भी ये खबर शेयर और की वो बिल्कुल फ्री है जी। तो आप देखें कि खुराक की जहां जिस तरह राना मुबशिर साहब ये बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी का जो मामला है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये मसला सर उठा रहा है और बहुत से हम तो ममालिक फौरी उस पे एग्रीकल्चरल एक्शन कंट्री भी ले रहे हैं हैं। जमील, आप अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पर इतनी महंगाई है कि एक आम आदमी की दस्तरस से जो रोटी है वो दूर हो चुकी है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है कि यू आर वेरी राइट, लेकिन मामला ये है कि देखें अब जब आपकी काश्त ही महंगी होगी तो आप फिर गंदम भी महंगी ही बेचेंगे। जब वो गंदम महंगी मार्केट में आएगी तो यकीनन उसको महंगा ही खरीदा जाएगा फ्लोर मिल्स की जानिब से और मंडी में। जब वो महंगा आटा तंदूर तक पहुंचेगा तो फिर रोटी की कीमत भी महंगी हो जाएगी। तो हमें इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाइना में ड्रिप इरिगेशन के जरिए कई % उसकी तादाद में इजाफा हुआ है गंदम की पैदावार में एकड़ वाइज। तो ये हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शाही खानदान के मुलाजिम ने भारतीय होटल को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। वाओ, किस तरह? जी, दुबई के एक शाही खानदान के मुबैना मुलाजिम ने भारत के एक पुरआसाइश होटल में कई माह कयाम किया और तवील अरसे के बाद जो है ना जब जाने की तैयारी की तो बगैर बिल दिए वो वहां से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। ये वाकया भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेश आया, जहां खुद जो है वो शख्स काफ़ी अरसे तक रहा और उसने ये क्लेम किया कि उसका ताल्लुक जो है वो अबू धाबी के एक बहुत ही रॉयल फैमिली से है, शाही खानदान से है और उसका वो मुलाजिम है और
4 माह तक वहां पर रहा, 23 लाख रुपए का बिल अदा किए बगैर जो है ना वो वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं तो होटल देख रहा हूँ, बड़ा जी बहुत खूबसूरत, दिस इज कॉल्ड लीला पैलेस होटल, और ये बहुत ही खूबसूरत होटल है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और उसकी इंतजामिया ने पुलिस स्टेशन में जब ये कंप्लेन दर्ज करवाई तो उनका ये कहना था कि हमारे होटल में बहुत खूबसूरत और भी चीजें थी, रूम में पर्ल ट्रेस थी और बहुत एक्सपेंसिव कुछ डेकोरेशन पीसेस थे। वो शख्स ये डेकोरेशंस, ये ट्रेज, एक्सपेंसिव जितनी भी उसको आइटम्स उस रूम में नजर आई, लेके वो फरार हो गया। भाई मैं ये सोच के हैरान हूँ जमील कि आप एक जगह पर 4 माह के लिए रह रहे हैं, 23 लाख आपका बिल बनता है, आप शाहाना स्टाइल में। अच्छा, उस शख्स ने अपने बिजनेस कार्ड सबको दिए, वहां जो होटल का अमला था उनके साथ जब भी वो बातचीत करता था वो अपने आप को शाही खानदान का एक मुलाजिम बताता था, और उसकी बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी चीजें वो डिस्कस अक्सर होटल के अमले से करता था, और उनको ये सारी चीजें उस वक्त तक तो सच लगती नहीं। अब पुलिस का ये कहना है कि ये शख्स जो है एक फ्रॉड शख्स है, और ये जो क्लेम करता रहा कि उसका ताल्लुक शाही खानदान से है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। इस शख्स का नाम बताते हुए हम ब्रेक लेते हैं कि मोहम्मद शरीफ इनका नाम है। बिल्कुल शरीफ हरकत नहीं थी। अच्छा, ओके, भाई क्या हुआ? मैंने नाम बताया, शरीफ मतलब ये फ्रॉड करके चले गए हैं उनके, तो अच्छा ब्रेक ले काफी, ये बिल्कुल शरीफ हरकत नहीं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था, आप लोगों ने क्यों ऐसा समझा? ब्रेक ले भाई। And we are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और आज हमने टॉपिक चूज किया है जी कॉस्मेटिक सर्जरी। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें तो उसका रुझान जो है वो बहुत बढ़ रहा है। सभी की ख्वाहिश होती है कि वो देर तक जवान नजर आएं, पुरकशिश नजर आएं, और जिसके लिए वो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स भी करवाते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअली है क्या, इसे कराने से पहले किन बातों का ख्याल करना चाहिए और इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कॉस्मेटिक और ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या, और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी चेहरे के जो फीचर्स है वो उसको तब्दील करने के लिए की जाती है। कुछ लोग जो है ना अपने फीचर्स को रीशेप कराना चाहते हैं, जिस तरह नाक को वो थोड़ा सा पतला कराना चाहते हैं, सीधा कराना चाहते हैं, जॉ लाइन को बड़ा डिफाइन कराना चाहते हैं, उनको चिजल्ड जॉ लाइन चाहिए होती है, हॉलो चीक्स चाहिए होती है। किस तरह से ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी मैडम, मैं थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कॉस्मेटिक सर्जरी का जैसे आपने बताया आजकल काफ़ी ट्रेंड है जी, और इसके अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ होते हैं, जिसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं। अब जैसे आपने फेस की बात की है, फेस के अंदर जैसे हम देखें कि एजिंग के साथ साथ जब बंदा जो है वो बूढ़ा होता है, एज के साथ साथ जो है ना उसकी एज इंक्रीज होती है, तो उसके चेहरे के ऊपर यहाँ फोरहेड्स पे लाइन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे क्रोज फीट हम उसको कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से स्किन लैक्स हो जाती है, या यहाँ आईज के नीचे से स्किन, यहाँ पे आई बैग्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के फीचर्स जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। नॉन सर्जिकल ऑप्शन का फायदा ये होता है कि वो मतलब आप एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर के तौर पे कर सकते हैं, बट उसका ये है कि उनके इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, इनके इफेक्ट्स जो है वो 3 to 6 मंथ रहते हैं। दूसरा ऑप्शन फिर सर्जरी का होता है। सर्जरी फिर एक जैसे सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बट उसका फायदा ये होता है कि उसके रिजल्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फर्क है? मैडम, इनमें 2 डिफरेंसेस ये हैं कि जो बोटॉक्स है बेसिकली इसका एक्शन डिफरेंट है और फिलर का एक्शन डिफरेंट है। ठीक है। बोटॉक्स का जो एक्शन होता है, जो हमारे हम आम जुबान में कहें, जो हमारे मसल्स या पट्टे होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो लाइंस बन रही होती हैं, जिनको हम डायनामिक लाइंस कहते हैं, यानी कि हम स्माइल करते हुए या जैसे हम आंखों को जो है ना वो चुंधियाते हैं तो यहाँ पे लाइंस डेवलप हो जाती हैं, या यहाँ पे लाइंस होती हैं, वो बेसिकली मसल की ओवर एक्टिविटी हो जाती है और जो स्किन हमारी है वो थिन हो जाती है। तो उसकी वजह से उनकी ओवर एक्टिविटी ज़्यादा जब विजिबल होती है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो फिलर इंजेक्शन होता है, जैसे नाम से जाहिर है कि किसी जगह को फिल करना। अब इस फिलर इंजेक्शन में ये होता है जैसे हम बैठे हुए हैं, यानी कि हमारी जो स्टैटिक है, हम स्माइल नहीं कर रहे, हम कोई एनिमेशन नहीं कर रहे, उसमें जो हमारी लाइंस नज़र आ रही होती हैं
या यहाँ पे ये जो हमारे फोल्ड ज्यादा विजिबल हो जाते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए, या यहाँ पे लाइंस डेवलप हो जाती हैं या यहाँ पे लाइंस डेवलप हो जाती हैं जो विदाउट एनी एनिमेशंस विजिबल होती हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम जो इंजेक्ट करते हैं उसको हम फिलर कहते हैं। या यहाँ पे चीक्स पे हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, विद द एज फैट जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है, तो उसको एक फिलिंग इफेक्ट, पॉपिंग आउट इफेक्ट देने के लिए। या लिप्स के अंदर बड़ा कॉमन है लिप्स फिलर डालने के लिए, लोगों के लिप्स जो है वो थिन आउट हो जाते हैं तो वो पॉप आउट लिप्स चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो थिन आउट की बात करें, आजकल तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि बड़े प्लम्पी एंड पाउटी लिप्स लोगों को पसंद होते हैं, तो बैठे बैठे घर में खवातीन जो हैं वो क्लिनिक्स पे चली जाती हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को जो है ना वो जाके ऑप्ट करती हैं जस्ट टू गेट वो बिल्कुल फुलर लिप्स के लिए, या फिर वो पाउटी लिप्स आप कह लें। डू यू रेकमेंड कि खवातीन को खूबसूरत नजर आने के लिए फिलर्स करवाने चाहिए? देखिए मैडम, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी जो प्रोसीजर होता है वो एक इलेक्टिव सर्जरी प्रोसीजर होता है, कोई इमरजेंसी सर्जरी प्रोसीजर नहीं होता जी। तो जब एक इलेक्टिव सर्जरी प्रोसीजर है तो इसके अंदर आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने पहले जाके अपनी इवैल्यूएशन करानी है, और इवैल्यूएशन भी आपने एक ट्रेन डॉक्टर से करानी है, यानी कि या तो कोई प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हो या क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हो जो ऑथराइज्ड होते हैं इस चीज के लिए। अगर वो ये चीज़ मुनासिब समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको ज़रूरत है तो फिर तो वो ज़रूर कराएं। अगर वो समझते हैं कि नहीं है तो हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, और अगर हम अनट्रेन्ड पीपल के पास जाएंगे, अनट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम फायदे की बजाय उनके नुकसानात का भी जो है ना हमें सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हिना ने सारे सवालात आपसे पूछे रिलेटेड टू द सर्जरी, प्रोसीजर्स क्या हैं, जी सर, कैसे कैसे आप अपने चेहरे में तब्दीली के लिए इन प्लास्टिक सर्जरी को आप करवाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं माजी में, बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपने चेहरे बिगाड़ बैठे, और पाकिस्तान में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। तो अब मैं जो कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूं वो एक तो ये है कि सर्जरी कराने से पहले और बाद की एहतियात क्या होती है? क्या आप सर्जरी करवाने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ ही गुजारते हैं या नॉर्मल रूटीन ही गुजारते हैं, या इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सर मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं कि हर प्रोसीजर्स के जैसे बिफोर द प्रोसीजर्स केयर होती है, इसी तरह से आफ्टर द प्रोसीजर भी केयर होती है, और हर प्रोसीजर की केयर जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं कि हम नोज सर्जरी कराते हैं, तो नोज सर्जरी के बाद हम उन पेशेंट्स को कहते हैं या क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपने कोई ऐसी कंटैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे कोई जिम हो गया, क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, कि वो बॉल या कोई ऐसी चीज जो है वो आपके नाक को हिट करे एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ के लिए। और दूसरी चीज हम उनको बताते हैं कि आपके नोज में स्वेलिंग रहती है, जो स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगी उसको आपने मसाज करना है, आपने उसको ज्यादा प्रेस नहीं करना, ज्यादा पुश नहीं करना, ताकि उसकी जो शेप हमने अचीव की है विद द सर्जरी तो उस चीजों को अपनी जगह सेटल होने में टाइम लगता है। अगर वो आप नहीं करेंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो उसके फायदे के साथ नुकसान होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने पहले की है कि एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना जरूरी है। हमारे एक सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह साजिद हसन साहब, उनका मैं एक रेफरेंस दूंगा कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आई डोंट नो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई, बट उनके हेड के ऊपर जो है वहाँ स्किन जो है ब्लैकन हो गई थी, तो उसके बाद उनको फिर उनकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी तो उस चीज को रिकवर कराने के लिए। मतलब कि ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो है ना, मतलब जो हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोसीजर कराना है, प्रोसीजर कराने से पहले हम ये तसल्ली कर लें कि हम एक क्वालिफाइड पर्सन के पास गए हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम ड्यूरिंग द सर्जरी की केयर जो है वो डॉक्टर साहब करें, और आफ्टर द सर्जरी की केयर जो पेशेंट हैं वो करें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट या जिस चीज की वो डिमांड है या जिस चीज की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने क्वालिफाइड डॉक्टर की बात की है, तो सर्जन का इंतखाब कैसे किया जाए और सर्जन का इंतखाब करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उन्होंने एक मतलब सेट पैटर्न्स रखे हुए हैं कि कौन से प्रोसीजर्स कौन से जो है कंसल्टेंट्स या कौन से क्वालिफाइड डॉक्टर्स कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जैसे एक MBBS की डिग्री होती है जो बेसिक डिग्री है, उसके बाद हमारी एक फेलोशिप डिग्री होती है जिसको हम FCPS कहते हैं, या आजकल न्यू प्रोग्राम्स हैं जिसको हम MS या MD कहते हैं।
तो वो एक प्रोग्राम्स क्वालिफाइड करते हैं, उसमें 4 या 5 साल की वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर्स। जैसे हमारे पास FCPS प्लास्टिक सर्जरी है या MS प्लास्टिक सर्जरी है, इसी तरह से MD डर्माटोलॉजी है या FCPS डर्माटोलॉजी है। इस तरह के जो क्वालिफाइड लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस चीज को देखना है कि जिसके पास आप जा रहे हैं दैट पर्सन हैज रेलिवेंट डिग्री और नॉट। डॉक्टर साहब, आजकल लाइपोसेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना कॉमन है। लोगों को लगता है कि अगर मोटापा आ गया है, चर्बी आ गई है जिस्म पर, तो आप लाइपोसेक्शन करा लें। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर ये भी बताइएगा कि कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराना लोग प्रेफर करते हैं या कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो है वो खवातीन ज्यादातर करवाती हैं। सबसे पहली बात लाइपोसक्शन के हवाले से मैडम मैं आपको बताता चलूं, जो लाइपोसक्शन है इसको हम बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर कहते हैं। ओके। इसके अंदर ये है कि हम फैट, उनकी जो एरियाज, टारगेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे फैट ज्यादा डिपॉजिट हुई होती है, उसको लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। बट अगर कोई ये चीज सोचता है कि उनका बहुत ज्यादा वजन है, ज्यादा है और वो उसको वजन को रिड्यूस करना चाहता है विद द लाइपोसक्शन, तो यूजुअली ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि लाइपोसक्शन के थ्रू हम एक लिमिट तक फैट जो है हार्वेस्ट या निकाल सकते हैं सेफ्टी पर्पस को पेशेंट्स की देखते हुए। उससे ज्यादा फैट्स हम जो है वो एक सेटिंग के अंदर नहीं निकाल सकते, या हमें उसकी डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, यानी कि डिफरेंट सेशंस करने पड़ते हैं। सही। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स के हवाले से आप बात करना चाह रही हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो फीमेल्स का कंसर्न होता है उसमें बोटॉक्स है, फिलर है, फैट इंजेक्शन है, या नोज सर्जरी, राइनोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं, आईलिड्स या आई बैग्स की सर्जरी कराती हैं। कुछ लोग ब्रो लिफ्ट कराना चाहते हैं सर्जरी के थ्रू या विदाउट सर्जरी बोटॉक्स के जरिए, या कुछ लोग अपनी उनकी एजिंग के साथ स्किन जब लूज हो जाती है तो वो फेस लिफ्ट कराना चाहते हैं, या फेस लिफ्ट के साथ नेक लिफ्ट कराना चाहते हैं ताकि उनकी यंग लुक लगे। अच्छा, ये जो फेस लिफ्ट की आपने बात की डॉक्टर साहब, बताइएगा कि फेस लिफ्ट अगर हम करा लेते हैं तो कितने अरसे तक हमारा फेस जो है वो पुरकशिश नजर आते हैं और हम जवान नजर आ सकते हैं, और कितने अरसे बाद फिर से हमें ये फेस लिफ्ट कराना पड़ता है? जी मैडम, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन है और एक सर्जिकल ऑप्शन है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर थ्रेड लिफ्ट उसको हम कहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट थ्रेड्स डालते हैं, यहाँ पे एंगल्स पे ताकि ये चीज लिफ्ट अप हो जाए। उसका जो इफेक्ट्स होता है वो मैक्सिमम 12 to 16 या 18 मंथ तक रहता है, उसके बाद आपको प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है उसमें ये होता है कि हम यहाँ पे इंसिजन कट लगा के यहाँ, और उसके बाद नीचे जो हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यू लूज होता है उसको पहले हम टाइटन करते हैं, फिर उसके बाद स्किन को हम टाइटन करते हैं। उसका जो इफेक्ट होता है वो 10 to 12 ईयर्स तक एटलीस्ट रहता है। सही। तो इसलिए सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर फिर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्यूटी रिलेटेड तो हमने काफी डिस्कशन कर ली, अब आते हैं उन लोगों की जानिब जिनकी मजबूरी भी होती है ये करवाना, क्योंकि एक्सीडेंट से चेहरा ख़राब हो जाता है या जलने से ख़राब हो जाता है या जिस्म का कोई भी पार्ट, या पैदाइशी तौर पे भी, तो खूबसूरती के साथ साथ वो एक नॉर्मल चेहरे के साथ भी जो लोग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो भी प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो इसकी खर्चा कितना है, कितना नॉर्मल इनके प्राइसेस हैं, वो कैप्स क्या हैं, जरा इस मुतालिक भी गाइड कर दें उन लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हमने सर्जन्स की बात की, इसी तरह प्राइसिंग की बात करें। जी सर, एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक सर्जरी का जो नॉर्मली ट्रेंड दिया जाता है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट उसके अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी का है, एक कंपोनेंट उसमें बर्न सर्जरी का है, और एक कंपोनेंट जो आपने बात की है उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। यानी कि कोई उसका बाजू कट गया, कोई चेहरा जल गया, उसके बाद उसके निशान है या उसके बाद उसकी स्किन डैमेज हो गई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने डिफरेंट प्रोसीजर करना है, या बॉडी के ऊपर कुछ डिफरेंट इस तरह से कंट्रैक्चर जिसको हम कहते हैं स्किन खिंच जाती है, उसके जो प्रोसीजर्स करने होते हैं तो वो बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट होते हैं। या पैदाइशी तौर पे जिन बच्चों के होंठ और तालू कटे हुए होते हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, वो भी बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आते हैं। जी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताने की ये है कि सर गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर ऑल ओवर द पंजाब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है या बर्न सर्जरी है। और प्राइवेट सेटअप्स में हर एक प्रोसीजर्स के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, दैट कैन बी फ्रॉम मिनिमल 20,000 टू इवन 2 लाख 3 लाख, डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सा प्रोसीजर उनको जरूरत है, एक दफा सर्जरी की जरूरत है, मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत है, या क्या प्रॉब्लम है।
तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिर उस चीज को देखा जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत सही, सारे बिल्कुल जो कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो ये भी रेकमेंड करते हैं कि आपको 18-19 ईयर्स में भी आपको ये करा लेने चाहिए, फिलर्स या बोटॉक्स, अगर आपको महसूस होती है ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि क्रोस फीट है या फिर आपकी फाइन लाइंस हैं या फिर अंडर आइज आपकी बहुत पफी हैं, तो डू यू रेकमेंड कि इतनी अर्ली एज में, जो आजकल हम टीन एजर्स को देखते हैं, ख़वातीन को हम देखते हैं, यंग लड़कियां जो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो बोटॉक्स एंड फिलर्स की तरफ बहुत ज़्यादा जो है उनका रुझान बढ़ गया है, तो डू यू रेकमेंड कि इतनी अर्ली एज में इसको करवा लेना चाहिए? मैं तो मैडम इतनी इनिशियली रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस कि किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी डिजीज की वजह से सम टाइम जो है वो स्किन लैक्स हो जाती है या मतलब कि उनकी लाइंस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, कोई बीमारी उनको है अंडरलाइंग, तो अगर उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो कराना चाह रही हैं तो और बात है। अदरवाइज कॉस्मेटिक पर्पस के हवाले से इतनी यंग एज में जो है ना इस चीज़ पे जाना, आई डोंट रिकमेंड कि इतनी यंग एज में ये प्रोसीजर कराए जाएँ, क्योंकि फिर जैसे हमने बताया कि हर प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स भी हैं और इनका इफेक्ट्स बोटॉक्स या फिलर का 3 to 6 मंथ रहता है। तो 3 to 6 मंथ के बाद जब उनको मल्टीपल टाइम ये चीज़ रिपीट करनी पड़ती है तो उसमें समटाइम्स उनको प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इशू की वजह से, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो शौकिया तौर पे इस चीज़ों से अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही Welcome. प्रोडक्टिव डॉक्टर अब्दुल बारी साहब बहुत शुक्रिया। और ना जहीना, हमने इसको डिस्कस किया, हमने ब्यूटी के हवाले से भी इसको डिस्कस किया, और वो लोग जिनका एक्सीडेंट की वजह से या जलने की वजह से भी जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो बेसिकली हमारी इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश, मकसद भी यही था कि हम आपको पूरी तरह अवेयर कर दें कि शौकिया ना करवाएं ये चीज़ें, लेकिन जिन लोगों की ज़रूरत है वो ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो पूरा सर्टिफाइड हो, पूरा रिसर्च करके जाए। और जमील, मैं यहाँ पर आपको एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से होता है, फिर हमें टीवी पर आना होता है, तो जब हम किसी क्लिनिक में जाते हैं या किसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाते हैं, खैर आई डोंट गो टू सच पीपल, जाने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसा बनाया, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फीचर्स, लेकिन वो लोग, उनकी भी कोशिश यही होती है, मैं किसी को यहाँ पर डिग्रेड नहीं करी है, मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वो आपको बैठे बैठे 3-4 प्रोसीजर्स बता देते हैं कि आप ये जॉ लाइन को डिफाइन करवा लें, आप लिप फिलर्स करवा लें, और मैं बारहा, क्योंकि वो आपको एज ए क्लाइंट लेते हैं। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली मैं एक क्लिनिक में गई फॉर हाइड्रा फेशियल, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और जब वहाँ पर गई तो डॉक्टर साहिबा जब मुझे मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको, मुझे लगता है लिप फिलर्स करवा लेने चाहिए, वो आप पे बहुत सूट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने कहा था आप अपने मशवरे अपने पास रखें। मैंने यही बोला, और फिर मेरी अपनी खैर रिसर्च भी, और मैं अपने फीचर्स से बहुत खुश हूँ। तो आपका जो मेंटली स्टेबल होना और खुद से जो है ना अपने फीचर्स से आपको खुश होना चाहिए, और जो अगर जैसा लोग भी इस तरह बनाया की अल्लाह बातें ताला करें ने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं जैसी हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खूबसूरत है। यहाँ लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सूफी सिंगर हैं, नात ख्वां हैं, बहुत से मुकाबले जीत चुकी हैं। आयशा रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माशाल्लाह कितने मुकाबले हम देख रहे थे। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने ऑल पंजाब भी जीता, ऑल पाकिस्तान भी जीता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से मुकाबले जीते आपने? मैंने ऑल पाकिस्तान टॉप किया। मैंने सूफी सिंगिंग में ऑल पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होता है, कंपटीशन अलहमरा के थ्रू, तो वो मैंने विन किया, उसमें गोल्ड मेडल विन किया। और कशफ फाउंडेशन और कॉलेजेस में जो मुकाबला हुआ था ऑल पंजाब का, वो मैंने टॉप किया, उसमें भी गोल्ड मेडल विन किया। इसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स पे भी मैंने पढ़ा है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंजाब लेवल पे कंपटीशन होता आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने साल हो गए हैं आपको गाते हुए? मुझे हो गए हैं 6-7 स्टैंडर्ड से तो मैं नात ख्वानी करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और सूफी सिंगिंग में मैंने बस चंद सालों से ही। तो आयशा, ये क्या किसी से सीखा या खुद ही इंटरेस्ट था बचपन से ही? आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। जी, बचपन से तो मैंने वालदा को नाते पढ़ते हुए सुना था, मेरी वालदा गुनगुनाती थी जी, तो बस उन्हीं से ही सीखा। फिर आपने सूफी सिंगिंग बाकायदा सीखी आपने? फिर सूफी सिंगिंग में मैं कुछ अरसे के लिए मैंने अलहमरा ज्वाइन किया था। अलहमरा में मेरे उस्ताद साहब थे
सर अब्दुल रऊफ साहब। अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब, जी जी, ठीक हो गया। उनसे मैंने। तो आयशा, मैंने अभी हमने जब आप आई, आप अपने वालिद साहब के साथ आई, और जब मैं किसी भी जो है ना खातून को देखती हूँ जिनके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, फिर फादर की जितनी सपोर्ट होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगी कि किसने सपोर्ट किया? हमें वैसे नजर आ रहा था कि वालिद साहब आपके साथ साथ थे, तो क्या? जी, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं अपने वालिद साहब के लिए ही हूँ कि सिर्फ पूरी फैमिली में, इनफैक्ट हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी बच्चा ऐसे आगे नहीं आया, और मैं अपने आप को बहुत अपने आप में मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारी अपनी फैमिली में ही मतलब घर वाले ही काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वालिद साहब मेरे साथ। चले, आपके वालिद साहब का भी हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस मामले में। हाँ जी, ज़रूर। मैं आज जो भी हूँ अपने वालिदैन, भाई हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, और मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पर मुखातिब करना चाहूँगी कि बच्चों को ज़रूर वो करने दें। और जब फिर ख़वातीन के साथ मैं देखती हूँ कि उनके पेरेंट्स होते हैं, फिर ख़ास तौर पे जब मैं बाप को देखती हूँ, जिस तरह से आयशा के भी फादर उनके साथ आए, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। बाप की सपोर्ट जब बेटी के साथ होती है ना, उस सपोर्ट का लेवल ही कुछ और होता है। सूफी सिंगिंग में किस किस को गाती हैं आप, किस किस को गाया पढ़ा? बाबा बुल्ले शाह को। अरे वाह। और मियां मोहम्मद बख्श का कलाम मेरा अपना बहुत फेवरेट है। वो आयशा कुछ हमें तो सबसे पहले आपका जो सबसे फेवरेट कलाम है, हम आपसे वो सुनते हैं। मैं आपको मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मलूक से चंद अशार पेश। जी जरूर जरूर। अव्वल हम्द सना जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान ना हर दा उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान ना हर दा तेजे में विखा अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला जी वेखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले 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 जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले 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 ते एक गुनाह मेरा मां पे वेखे ते देवे देस निकाला, ते लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावण वाला, ते लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ पर्दे पावण वाला, ते नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, ते सोहनी सूरत ते आशिक होना कादिए दानाई, ते सोहनी सूरत ते
बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई, क्या बात है। आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई, तेरे यार हवाले रब दे ए मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। जबरदस्त, खूबसूरत अंदाज में आपने गाया और खूबसूरत आवाज माशाल्लाह। और मोहम्मद बख्श के कलाम जो है वो तो हमेशा से ही आपके दिल और रूह को छू लेने वाला कलाम है। और जब उसकी अदायगी इतनी खूबसूरत हो, जब उसकी अदायगी इतनी खूबसूरत हो, और आयशा ने हमारे दिल को, हमारी रूह को वाकई छू लिया है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आयशा, मतलब इसमें कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कितनी देर फिर ये रियाज करती हैं या इसकी प्रैक्टिस करती हैं? प्रैक्टिस तो मैंने कभी नहीं की शुरू से अब तक कभी नहीं की। हाँ जी, नात के जब कंपटीशन होते हैं जी, तो फिर उसके लिए तैयारी करती हैं। हम तैयारी करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ें मैं एक बार सुन लूँ तो वो भी आ जाती हैं। हाँ जी, आ जाती हैं। और प्रैक्टिस मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, असल में मैंने बताया ना कि मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत रोल है। और आपको पता है कि एक फीमेल के लिए सिंगिंग वाली साइड पे आना तो बहुत ही मुश्किल है। और मुझे वैसे ऑफर्स भी बहुत हुई शुरू से अब तक, लेकिन सिंगिंग वाली साइड पे मैं ना कभी गई। आई एम श्योर हुई होंगी क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आवाज़ इतनी जानदार है। सिंगिंग जैसे फिल्मी गाने हैं, जैसे दूसरे हैं, आपको पता है हमारे जो है हमारा कल्चर, उसमें एक फीमेल को पसंद ही नहीं किया जाता ज्यादातर। तो मैंने यही देखा है। और जो मेरी अपनी रूह है, मैं सूफी सिंगिंग में आना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस ही सूफी म्यूजिक की तरफ है, आप ये कहना चाह रही हैं। और फिर आप नात खानी भी करती हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा प्रेफर करती हैं, ना कि फिल्मी गाने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपनी अपनी पसंद की बात है। आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिर एक्सेप्टेंस लेवल की जो आपने बात की, बिल्कुल मुश्किल होता है। फिर जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है सोसाइटी में, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आयशा, तो मुझे सूफी सिंगिंग बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट आपने ब्रेक नहीं लेनी, जो यहाँ पर आता है नॉन स्टॉप जो है ना, हमें कुछ ना कुछ उन्होंने ओके। अब नेक्स्ट आप हमें क्या कलाम का कलाम सुनाऊंगी, माया तेरे वेखन। अरे वाह, जरूर जरूर। लाम ले चल चरखे मोर खोए, ले चल विच कोई मत फतूर होवे, तकला सिद्क यकीन दिमाग पाके मन का पावन दाज शऊर होवे, ओ देना दीर खरीद करके वट पुणी अज राजी गफूर होवे, ओ दी याद विच कटदी रही हरदम, हारे केड़ी भी तंद मंजूर होवे, वे माया तेरे वेखण नू वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां, वे माया तेरे
कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां ते लोकां पणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नूं चरखे दी कूकर दे ओले चरखे दी कूकर दे ओले याद तेरी दा तुम बोले याद तेरी दा तुम बोले ते निम्मा निम्मा गीत छिड़ के तंद कत दी हुलारे खावा ते निम्मा निम्मा गीत छिड़ के तंद कत दी हुलारे खावा वे माया तेरे वेखण नो चुक चरखा गली दे विच डावा वे माया तेरे वेखण नो वसन नी देंदे सोरे पेके वसन नी देंदे सोरे पेके मैनू तेरे पहन भुले के मैनू तेरे पहन भुले के हुण मैनू दस माया के हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावा के हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावा वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा ते लोकां पणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नू बाबुल दी सो जी नयो लगदा बाबुल दी सो जी नयो लगदा डाडा सिक इशक दी अगदा डाडा सिक इशक दी अगदा के हुण मेरा जी करदा कर छड़ के मलंग हो जावा के हुण मेरा जी करदा कर छड़ के मलंग हो जावा के हुण मेरा जी करदा कर छड़ के मलंग हो जावा वे माया तेरे वेखण नो चुक चरखा गली दे विच डावा ते लोकां पणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावा वे माया तेरे वेखण नो वे माया तेरे वेखण नो वे माया तेरे वेखण नो वाह 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 जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त। खूबसूरत जानदार आवाज है और आवाज का बेहतरीन, इतना इम्पैक्ट है कि लिरिक्स समझने में और मुझे बहुत लगता है कि आसानी हुई। आसानी होती हाँ, है yes। और ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है सिंगर्स जो अच्छे सिंगर्स होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि जो वो गा रहे होते हैं वो इतना दिल से गा रहे होते हैं कि वो अगले के दिल में भी उतर रहा होता है। तो जब आप गा रही हैं, आप ये कलाम पढ़ रही थी, हमारे भी दिल में क्योंकि पंजाबी उतर रहा सूफी था। कलाम जो है, पंजाबी सूफी कलाम को समझने में थोड़ा वक्त लगता है बिल्कुल। और लेकिन आयशा की जो अदायगी है और जिस तरीके से इन्होंने गाया वो वाकई फौरन समझ आने वाला और दिल को छू लेने वाला। थैंक यू सो मच। और ऐसे दिल करे सुनते रहे सुनते आयशा को, रहे। सुनते अच्छा, मैं चाह रही थी कि ये बस स्टॉप ना करें और हमें इंटरप्ट ना करना पड़े, हमें वाह वाह भी ना कहना पड़े, लेकिन आप बहुत माशाल्लाह से आपकी खूबसूरत आवाज है एंड यू आर ब्लेस्ड। फिर जिस तरह से आपने कहा कि उस तरह से इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करती और रियाज भी नहीं करती। अच्छा, आप गाने के अलावा लाइक रूटीन क्या है आपकी और क्या करती हैं आप? मैंने मास्टर्स किया है उर्दू लिटरेचर में। उर्दू अरे लिटरेचर में? वाह। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, मैंने मास्टर्स किया है। उसके अलावा ये जो महाफिल होती हैं या सूफ़ी प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें मैं जाती हूँ।
और उसके अलावा बस यही घर के कोई काम शाम भी आते हैं आयशा, कोई किचन में कभी गई हो, कुछ खाने पकाने का शौक? बिल्कुल, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, ओके। नाश्ता करके आई आज आप? आज मैंने नाश्ता नहीं किया, आज मेरी परफॉर्मेंस थी ना, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं अच्छा, किया। जब परफॉर्मेंस हो फिर आप ज्यादा हाँ नहीं जी, खाते? जब हम कुछ खाए पिए बगैर पढ़ते हैं या गाते हैं तो वो अच्छा गाया जाता है, और जब हम खा लेते हैं तो फिर पढ़ा नहीं जाता। पेट भर जाता है, यस। सांस सब जाके खाएंगी। जी, चलिए, आप फिक्र न करें, हम आपको अच्छा सा नाश्ता यहाँ पे खिला देंगे। प्लीज ये नहीं पूछना कि क्या खाएंगे, ये आपने अच्छा किया कि हम यहाँ पे नाश्ता करवा नहीं, हम आपको देंगे। यहाँ पे नाश्ता करवा देंगे। अच्छा, जाते जाते बख्श और बुल्ले शाह के अलावा किनको आप पढ़ती हैं, गाती हैं? ज्यादा तो मैं इन्हीं करती हूँ। ओके। हाँ जी, और क्योंकि अभी मैंने बताया ना, मुझे कुछ साल ही हुए हैं सूफी सिंगिंग में आए हुए। ओके, तो जाते जाते आप एक कलाम और हमें सुनाइए। जी जरूर। और बुल्ले शाह? हाँ जी, ओके। ये मेडले है मिक्स। एंड थैंक यू सो मच आयशा फॉर जॉइनिंग अस। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बस जाते जाते कुछ और हमें सुना माय प्लेयर, थैंक यू। मेरा पीर मेरे कर आया, आसमान दा तारा मेरी चोली दिख गया, ते मेरे रब ने सबब नहीं बना। आज होना दीदार माहिदा, आज होना दीदार, आज होना दीदार माहिदा, आज होना दीदार, आज होना दीदार माहिदा, आज होना आज महीने आना आना, आज महीने आना, आज महीने आना आना, आज महीने आना, करना हाँ करना, करना हार श्रृंगार माहिदा, आज होना दीदार हो। अज रांझिया, अज रांझिया, अज रांझिया, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा, आपे रांझा, आपे रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, सदोनी मनु तिद्दो रांझा हिरना अज रांझिया नचना गाना, अज हीराने पर तू पाना, अज रांझिया नचना गाना, अज हीराने पर तू पाना, नचना पब्बा पार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसन दीपिया कटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसन दीपिया कटावे, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट क्या आप जानते का है। तो क्या आप जानते में आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आंसू क्यों निकलते हैं। प्रोड्यूसर साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब टाइम ही नहीं है।
है ही नहीं। आंसू क्यों निकलते हैं? है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगी प्रोड्यूसर्स आपके सवाल के जवाब में। अच्छा, आंसू क्यों आंख निकलते से हैं? आंसू क्यों निकलते हैं? आज का पहला सवाल मैं बताती हूँ। बताएं। मुझे लगता है कि जब आंखों में जलन होती है तो आंसू निकलते हैं। ओके। ओके, इसके एंड अलावा? अच्छा, अब इतना मुझे अपनी पता है, करतूतों की वजह से भी निकलते हैं। ओके। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ओके। जो है ना आंखों में आंसू आते हैं। आंसू लाइफ इज कार्मा, वो भी निकलते हैं। अच्छा, ठीक there है। are three और types of tears: basal tears, reflex tears, and emotional tears. ठीक है, तीन And तरह normal के। tears. नहीं, तीन And happy tears. Happy tears में, emotional tears में happy tears and sad वाले And tears ही tears. And tears. Could you अच्छा please let- बताएं निकलते क्यों है? ये मुझे नहीं पता, बट हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स सिस्टम होता है कि जब हम सैड होते हैं और हमारी आंखें अगर खुली रहें तो बहुत देर तक ड्राई हो जाती हैं। उनको एक्सेसिव ड्राइंग से बचाने के लिए अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो हमारी आंखों में जो इम्प्योरिटीज हैं, जो पोल्यूशन है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो फ्लश आउट कैसे होंगी? तो ठीक है। आंसू इसलिए आते हैं, बट आते कैसे बेहतरीन। हैं मैं बताती हूँ। बेहतरीन। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन उसका नाम होता है, वो रिलीज होता है तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आंसू कैसे निकलते हैं, आई एम क्लूलेस। मैंने ये नहीं मुझे पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कैसे निकलते हैं। आपने साइंस भी बता दी, बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत मजा आया, बहुत आपको सुन के अच्छा लगा कि आपको आंसुओं के बारे में इतना पता है। पता नहीं किस किस के निकलवाए हैं जो इतनी रिसर्च की हुई है। अब सवाल मेरा ये है, अब सवाल मेरा ये है, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी के आंसू निकले। आंसू, हाँ आई मीन जोक्स अपार्ट, मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। आंसू क्यों निकलते हैं? देखिए आप इमोशनल हुए, अब ये जो साइंस है ना ये समझ आ गई, डस्ट पार्टिकल्स वाली, और हमारा सिस्टम क्या है। प्रोड्यूसर्स आप खुद ही बता दें क्यों निकलते हैं आंसू। आप इमोशनल हुए तो आंसू निकलते हैं, मतलब क्यों? व्हाई? हमारी आंखें ड्राई ना हो। नो ही ना, व्हाई? मतलब ये आप साइंस बता रही, मेडिकल साइंस बता रही है। देखिए आप खुशी, आप सैड हैं तो आंसू निकलते हैं, आप खुश हैं तो आंसू निकलते हैं, ठीक है। वो नेचुरल हमारी बॉडी का सिस्टम, एक रिफ्लेक्स सिस्टम है। अगर आप तकलीफ में है, को थप्पड़ छप्पड़ पड़ जाए तब भी आंसू निकलते हैं। या आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप एंजाइटी के मरीज हैं, आपको डिप्रेशन है, अक्सर लोग तो ना बात पे आंसू निकाल ये भी मान लिया, लेकिन निकलते क्यों हैं? I don't know। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप रो रहे हो लेकिन आंसू ना निकल रहे हो। वो फिर ड्रामा ही होगा अगर आप रो रहे हो और आंसू नहीं निकल रहे। अच्छा, आंसू क्यों निकलते हैं, आप ये पूछ रहे हैं? यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। यस, कि आंसू क्यों निकलते? कोई टेक्निकल इसका जवाब है? नहीं, टेक्निकल आपने बता दिया है। अब फनी कोई जवाब होगा, आई एम श्योर कोई स्टूपिड जवाब होगा इसका। जमीन आंसू स्टूपिड जवाब नहीं है ना, हम ऑनर है क्या फनी एंड स्टूपिड एंड क्या। तो आंसू क्यों निकलते हैं? अगर सवाल रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा है ना। आंसू क्यों निकलते हैं? हाँ, ही कुछ नहीं रहा। उधर भी आंसू निकल रहे हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब जो लोग सोच रहे हैं कि हम किससे बातें करें, तो प्रोड्यूसर साहब कुछ पीसीआर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जो हम उनको बता रहे हैं। आंसू क्यों निकलते हैं? इलेक्शन हारने के बाद आंसू निकलते हैं, मुझे नहीं पता। सीटें हारने के बाद आंसू निकलते हैं। वो तो आप जब बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तब भी आंसू निकलते हैं, बहुत हुकूमत जाने के बाद, हुकूमत जाने के बाद भी, मुझे लगता है हमारे न्यूरो सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब आप सही पहुंच तो रहे मैं हैं। शुरू से यही बता रही थी। नहीं, आप शुरू से ये नहीं बता रही, आप बता रही हैं कि ऐसे होता है ये। हमारे मुझे लगता है हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली इसका कम्युनिकेशन, इट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन योर इमोशंस एंड योर ब्रेन। ओके, ब्रेन को सिग्नल जाता है, वेट लेट मी एक्सप्लेन। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वी आर सैड, वी आर हैप्पी, और ब्रेन उसको फौरन से रहेगी। हमारा नेचुरल बॉडी में, मैंने बताया, रिफ्लेक्स सिस्टम है कि हमारी आंखों को बिल्कुल सही जवाब। ये कप आपका हुआ। थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। यू विन द कप।